ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना ड्रॉप आना चाहिए 900 माइल्स के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हमारे सामने आती है। दैट इज 128 माइल्स, यानी कि ये जो माउंटेन हमें 900 माइल्स अवे नजर आ रहा है, ये 128 माइल्स नीचे होना चाहिए था। ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते होते। इसी तरीके से और भी हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, जिनमें से लेजर टेस्ट हैं। मेरे ख्याल में मैंने वो सारे इंक्लूड नहीं किए। अच्छा, एक ये मैं यहाँ पे स्लाइड डिस्कस करना चाह रही थी कि देखिए हम अपनी तरफ से आगे की तरफ, यानी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि अ, अजान हो रही है, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। बी हम ये अच्छा, अब हम जब होराइजन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम लॉन्गर डिस्टेंस को देख रहे होते हैं, हम सी व्यू पे होते हैं, तो हम ये कंसिडर करते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि जो बोट्स होती हैं उनका जो बॉटम होता है वो पहले डिसअपेयर हो जाता है जब वो हमसे दूर जा रही होती हैं। इट इज बिकॉज ऑफ कर्वेचर, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कर्वेचर। इसका एक दूसरा साइंटिफिक रीजन है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि मैं एक दूसरा पॉइंट डिस्कस करना चाह रही हूँ कि हम पॉइंट ए टू बी, यानी कि हमारी तरफ से आगे जो शिप वाला साइड, शिप की तरफ तक हम ये कंसिडर करते हैं कि ये एक कर्वेचर है। ठीक है। तो लेकिन हम लेफ्ट टू राइट नहीं देख रहे, यानी हम फ्रॉम पॉइंट सी टू डी नहीं कंसिडर कर रहे कि अगर फॉर एग्जांपल हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल कोई कर्वेचर है, तो वो लेफ्ट टू राइट भी हमें ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए। तो हमारे पास एक ये आता है ऑब्जेक्शन के हम तो अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम अर्थ की सरफेस पे होते हुए कर्वेचर को हम देख लें। जैसे बहुत सारे लोग हमें एग्जाम्पल देते हैं कि एक बहुत बड़ी सी बॉल के ऊपर एक चूंटी को बिठा दें, तो चूंटी को जो है ना वो बॉल का कर्वेचर नजर नहीं आएगा। नहीं, चूंटी को बॉल का कर्वेचर नजर आएगा अगर, या चूंटी जितना कोई हो एनिमल, कोई भी बग हो, तो उसको कर्वेचर क्यों नजर आएगा? अगर उसका पर्सपेक्टिव ऑफ विजन इतना वाइड है कि वो इस कर्व को देख सकता है, तो वो बिल्कुल देख सकेगा। लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव ऑफ विजन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है। जैसे मैंने बोला था कि फ्रॉम ए टू बी तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आगे शिप जाके जो है वो गायब हो रहा है कर्वेचर की तरफ से, लेकिन हम पॉइंट सी टू डी नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो लोग एयरप्लेन का सफर कर चुके हैं वो इस चीज को विटनेस कर सकते हैं। अच्छा, वहां पे भी फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हम हमारे सामने एक चीज आती है कि भाई वहां पे भी हम देख रहे होते हैं कि कर्वेचर है। तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट आगे जो है वो बताएंगे कि किस तरीके से उस कर्वेचर को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। वो मेरे सामने मेरे पास सारे उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, और डिफरेंट एंगल्स से वो कर्वेचर किस तरीके से चेंज होता है, वो कॉन्वेक्स से कॉनकेव में कन्वर्ट होता है, वो भी सारे मैं विद द टाइम शेयर करूंगी। अच्छा, फिर उसके बाद हम जब हाइट पे जाते हैं तो हमारा जो किसी भी, अगर फॉर एग्जांपल कर्व सरफेस के से हम किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाएंगे, तो जो हराइजन है उसको नीचे होना चाहिए, नीचे जाते रहना चाहिए। लेकिन जब हम खुद ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को, हम एयरप्लेन में सफर करते हैं, तो हम ये देख रहे होते हैं कि जब हम अर्थ के ऊपर होते हैं तो हमारा एक जो पर्सपेक्टिव ऑफ विजन होता है वो एक महदूद एरिया तक होता है। लेकिन जब हम एक हाइट के ऊपर जा रहे होते हैं तो हमारा जो होराइजन की जो रेंज होती है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे कि इस पिक्चर में साबित हो रहा है कि हम जब एक सरफेस के ऊपर खड़े हुए हैं, तो हमें एक खास डिस्टेंस के बाद कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर जब हम एक सर्टेन हाइट के ऊपर जा रहे हैं तो जो होराइजन की रेंज है वो बढ़ती चली जा रही है। ये पॉसिबल नहीं है जो हमारे पास कर्वेचर की कैलकुलेशंस मौजूद हैं। और हम फिर वही उसी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि साइंस की तरफ से जब कोई भी चीज़ हमारे सामने, कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको हम एक साइंटिफिक मेथड से गुजारेंगे
और कर्वेचर अगर साबित हो सकता है, क्योंकि ये सारे एविडेंसेस वो हैं जो कर्वेचर को डिनाई कर रहे हैं। अगर कर्वेचर फॉर एग्जांपल साबित हो सकता है, तो हमें कोई कबाहत नहीं है कि हम अर्थ को एक स्फीयर माने। दूसरी चीज ये है कि डिवाइन स्क्रिप्चर्स जो हमारे पास मौजूद हैं, उनके अंदर बाइबल के, माइक किसी का खुला हुआ है, डिवाइन डिवाइन स्क्रिप्चर्स जो हमारे पास मौजूद हैं, उनके अंदर बाइबल के अंदर जमीन को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। और जब हम बहुत डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे, तो हमें इस बात की बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी कि बाइबल के अंदर जमीन के बारे में जो नॉलेज है वही सेम एज इट इज कुरान के अंदर भी है। तो फिर हमारे पास ये डिफरेंट आयात, जो लोग इस फेयर अर्थ के ऊपर यकीन रखते हैं, तो वो हमें कुरान पाक में से डिफरेंट आयात शेयर करते हैं कि जमीन जो है वो स्फेयर है और फला फला आयत से ये बात साबित हो रही है। तो इस चीज़ को भी हम मजीद डिटेल के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ कि आप लोग साइंटिफिक मेथड की तरफ आएं, जो साइंस का ही अपना बनाया हुआ एक स्टैंडर्ड है, उसकी तरफ आएं। उसके जरिए कर्वेचर को साबित करने की कोशिश करें। अगर कर्वेचर साबित हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन कर्वेचर साबित होगा ही नहीं, क्योंकि ये मैंने जो एविडेंसेस आपको बताए यहाँ पे, ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है। इसके अंदर और मजीद बहुत सारी डिटेल्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लोगों के जो भी ऑब्जेक्शंस या कोई भी क्वेश्चंस होंगे, उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ बात करना चाहूंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि हम फ्लैट अर्थ के बारे में बात क्यों करें। बहुत सारे लोगों का ये मेरे पास एतराज आता है कि आप फ्लैट अर्थ के पीछे क्यों पड़ी हुए हैं, फ्लैट अर्थ के बारे में क्यों बात करें। हम कुरान पाक में कहीं इस चीज़ के बारे में मेंशन, ये मेंशन तो है। और फिर उसके बाद हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि चलें ठीक है, अगर हम फ्लैट मानते हैं या हम स्फेयर मानते हैं, कुछ थोड़े से मॉडरेट किस्म के लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि हम स्फेयर माने या हम फ्लैट माने। इससे क्या जाता है, कोई हमसे कब्र के अंदर इस चीज़ का कोई सवाल थोड़ी होगा, हमसे क़यामत के दिन इस चीज़ का सवाल थोड़ी होगा। तो ये बात हम सब मुसलमानों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। और जैसे ही हम स्कूल्स के अंदर जाते हैं या हमारी जो बेसिक तरबिया हमारे घरों के अंदर स्टार्ट होती है, तो हमें अकायद से वाकिफ कराया जाता है कि एक मुसलमान के क्या अकायद होने चाहिए। तो उन अकायद के अंदर हम पढ़ते हैं कि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए और पैगंबरों पे ईमान होना चाहिए, फरिश्तों को मानना चाहिए, और चौथे नंबर पे आता है डिवाइन स्क्रिप्चर्स, जो आसमानी चार किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, उनके ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए। अब कुरान पाक जिसकी अल्लाह ताला ने खुद कसम खाई है कि मैं इसकी हिफाजत खुद करूंगा, तो कुरान पाक हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट असल हालत के अंदर मौजूद है। तो इसके ऊपर भी हमें ईमान होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बिल्कुल जो इससे प्रीवियस बुक्स हैं उनके बारे में भी हमें इतना ही ईमान होना चाहिए। अच्छा, फिर कुरान पाक के अंदर जो आयत मौजूद हैं, जितनी भी आयत हैं, क्या हमें उन तमाम आयत के ऊपर यकीन होना चाहिए या सिर्फ हमें उन आयत के ऊपर ईमान लेकर आना चाहिए जिनको हमने अंडरस्टैंड कर लिया है? तो डेफिनेटली तमाम आयत के ऊपर ईमान होना चाहिए। तो इसी वजह से ये टॉपिक डिस्कस करना इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने, नंबर ऑफ आयत में बहुत सारी ऐसी हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ज़मीन के बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला जिन वर्ड से अर्थ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब हम उन वर्ड्स के बारे में पढ़ना चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे उन वर्ड्स को डीप डिटेल्स के अंदर पढ़ना, तो हमें पता चलेगा कि वो वर्ड्स इस फेयर के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकते। जैसे दहाहा, जैसे मद्दा, जैसे सूतीहत, फिराशा, इस तरह के जो वर्ड्स अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं, वो फ्लैट चीज़ों के ऊपर ही आते हैं। उससे आगे फिर मजीद और डिटेल्स हैं। हम क्यों फ्लैट अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं और ग्लोब क्यों खतरनाक है हमारे बच्चों के लिए, वो इस वजह से खतरनाक है क्योंकि एक तो मैंने पॉइंट यहाँ पे बता दिया कि हमारी कुरान की अंडरस्टैंडिंग सारी डिस्टर्ब हो गई है। एक जो अल्लाह ताला ने एक हमें सिस्टम बना के दिया, उसके बारे में अल्लाह ताला ने अपने मैनुअल के अंदर हमें कंप्लीट डीप डिटेल्स दे दी हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास एक वेस्ट से एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि अर्थ जो है वो स्फेयर है, और उसको फिर हम मानना शुरू करते हैं, बजाय इसके क्या हम उसको क्वेश्चन करें कि ये साइंटिफिकली ये प्रूवन है या नहीं है। इसके बारे में बहुत सारी फिर ऐसी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे अहम, मैं बार बार यही कहती हूँ कि कर्वेचर है, कर्वेचर के ऊपर बात करें, अर्थ के कर्वेचर पे बात करें। कोई भी चीज जो गोल होगी उसका कोई कर्वेचर होगा। तो
कर्वेचर अगर साबित हो रहा है तो फिर आगे तो सारी बहस ही खत्म है ना। इसीलिए मैं बार बार लोगों को फोर्स करती हूँ कि कर्वेचर के ऊपर बात करें, कर्वेचर को साबित करने की कोशिश करें। आप कर्वेचर को साबित करने की कोशिश करेंगे, आप फेल हो जाएंगे, यहीं से आपका जो है ना करेक्शन होना शुरू हो जाएगा। और हमारे बच्चों के अंदर फिर यही मामला है कि जब हमारे कुरान पाक की अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत होगी तो हमारे बच्चों के अंदर भी यही प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं आपको बता रही हूँ, बाय गॉड हमारे बच्चों को, हम वो लास्ट नस्ल हैं जो हम अपने बच्चों को करेक्शन कर सकते हैं। हमारे बच्चों को करेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं आएगा हमारे बाद। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी आपके पास डिटेल्स मौजूद है, जो भी स्टफ आपके पास मौजूद है, उन तमाम चीजों को सेंसर किया जा रहा है। जहाँ पे भी फ्लैट अर्थ की बात होती है, बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं इंटरनेट से। और हम जो कंटेंट पे पोस्ट करते हैं या फेसबुक के ऊपर, तो वो फेसबुक से भी हमारा कंटेंट जो है वो खत्म कर दिया जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये एक फैलेसी है, अगर ये एक गलत कॉन्सेप्ट है फ्लैट अर्थ का, तो फ्लैट अर्थ के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि इंटरनेट पे किस किस किस्म की चीजें जो हैं वो चल रही हैं। और उनको वो चल रही हैं, बस उनके ऊपर कोई सेंसरशिप नहीं है। तो हम ही वो लास्ट नस्ल है, हम मेहनत कर सकते हैं। और बहुत मुश्किल हो गया है। मैं भी जब से ये सेशन की तैयारी कर रही हूँ, तो वो चीज़ें जो मैं आज से कुछ अरसे पहले देख रही थी इंटरनेट के ऊपर वो गायब है। और हम हमारे बच्चे हमारे बाद इन चीज़ों को अगर सर्च करना चाहेंगे तो जाहिर है वो इंटरनेट की तरफ जाएंगे। इंटरनेट उनको ग्लोब ही पढ़ाएगा। और ग्लोब पढ़ने की वजह से क्या है कि हमारा बच्चा जो है वो डिफरेंट और चीजों का भी शिकार हो जाएगा। जैसे ग्लोब एक हॉक्स है, इसी तरीके से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक हॉक्स है। और हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बच्चे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, वो मान रहे हैं इस चीज को, एथिज्म की तरफ जा रहे हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और डिफरेंट थ्योरीज, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन और इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। और उनके अंदर बहुत सारी फैलेसीज हैं जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से ही कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। तो ये बस मुझे इतनी बात करनी थी इस हवाले से। उसके अलावा हम एक और बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इतने सारे लोग हैं वो सब बेवकूफ हैं। और या फिर इवन ये कि मुझे ये भी कहा जाता है कि उलेमा जो है उनको नहीं समझ आई, तुम्हें समझ आ गई। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे उलेमा इस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से ये फैलेसी स्टार्ट हुई थी तब से ही वो काम कर रहे हैं। और उनके स्क्रिप्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताबईन और जो सहाबा की अहादीस, ये तमाम स्क्रिप्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। और वक्तन फवक्तन हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को डिस्कस कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्टरी था, इस वजह से मुझे बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजों को कवर करना पड़ा। और मेजोरिटी की तरफ जाने के लिए कुरान वैसे ही हमें रद्द करता है। और कुरान कहता है कि जो ज्यादातर लोग हैं वो ला इल्म हैं, उनको इल्म नहीं है। अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। ये दो आयत मैंने शेयर की हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सूरह अनफाल की आयत नंबर 34 है और सूरह यूनिस की आयत नंबर 55 एंड 56। इससे आप डिटेल्स निकालने की कोशिश करें। और ये वाली तो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, सूरह यूनिस की आयत नंबर 55 एंड 56, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि याद रखो कि जितनी चीजें आसमानों में और जमीन में है सब अल्लाह ही के मिल्क हैं। याद रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से आदमी इल्म ही नहीं रखते। तो यहाँ पे ये वाली जो आयत है ना, इसके ऊपर बहुत गौर करने की जरूरत है कि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से हमने एक्सेप्ट कर लिए। और बगैर ये जाने सोचे या उनको क्वेश्चन किए कि हमने फला टॉपिक में तो ये पढ़ा था, अब हम ग्लोब अर्थ में ये वाली चीज पढ़ रहे हैं, तो ये तो चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऑन डिमांड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनको एड्रेस करूंगी। मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। एंड लास्ट मैं बस आप लोगों को इनवाइट कर रही हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को एटलीस्ट क्वेश्चन करना शुरू करें। और मैं अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रही हूँ। होम स्कूलिंग मैंने जब स्टार्ट की थी अपने दोनों बच्चों की, उस वक्त मेरा बेटा ही स्कूल गोइंग था, मेरी बेटी कभी स्कूल नहीं गई है।
तो बेटा मेरा जब स्कूल जा रहा था तो बहुत सारे और डिफरेंट इश्यूज, यानी कि जो स्कूल्स के अंदर एक्टिविटीज और जो जिस किस्म का माहौल म्यूजिक्स और डिफरेंट इस तरह की चीजें जो हैं वो हो रही होती हैं। तो उस वक्त मुझे ये आइडिया नहीं था फ्लैट अर्थ के बारे में। फ्लैट अर्थ के बारे में जब मुझे आइडिया हुआ है 3 साल पहले, तो ये फिर जब इस कैसे मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो गया है। और अब मैं अपने 1 मिनट, मैं बस इस ग्रुप को लीव करती हूँ। मैं यहाँ पे बस एंड करती हूँ कि इस नोट के साथ कि हम अपने बच्चों को बचा लें। अगर हम बचा सकते हैं तो, और हम नियत रखते हैं अपने बच्चों को बचाने की, तो यहाँ से स्टार्ट करें। ये भी एक पॉइंट है। क्वेश्चंस आप लोगों के जो भी हैं वो आप रेज कीजिएगा, इंशाल्लाह तो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को जवाब दूंगी। हाँ जी, जिसको भी क्वेश्चंस करने हैं प्लीज रेज योर हैंड्स and we can take you one by one. Or if you can write in the chat. चैट में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज उनको देख लीजिए। सिस्टर जी मेरे हुआ, मैं पास चैट से। जी जी जी, क्वेश्चंस मेरे सामने शो हो रहे हैं। मैं इनको 1 बाय 1 एड्रेस करने की कोशिश करती हूँ। जी जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो सामने आया है वो है, डिड यू कंसिडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि कर्वेचर इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, सो ग्रेविटी भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो जिस तरह से ये मैंने पूरा सेशन कंडक्ट किया है सिर्फ इंट्रोडक्टरी, तो अगर ग्रेविटी के बारे में हमें मजीद डिटेल्स करनी है तो उसके लिए भी मैं पूरा सेशन कंडक्ट कर सकती हूँ। लेकिन इस वक्त फिलहाल क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताती हूँ कि हमारे पास आज तक साइंस की फील्ड में कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म नहीं हुआ है जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर सकता हो, जो कि न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने कहा था कि लॉ लॉ ऑफ ग्रेविटी में ये बताया था कि हर दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में एक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसको ग्रेविटी कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट आज तक नहीं हुआ है, और जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं तो उनके अंदर एरर्स हैं। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि ग्रेविटी एक्चुअली है क्या, ग्रेविटी फोर्स है या कुछ और है। क्योंकि आप लोगों को देखिए ग्रेविटी जो है ना एक फोर्स के तौर पे सबसे पहले पढ़ाई जाती है, तो फिर माना यही जाता है भाई ग्रेविटी एक फोर्स है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, फिर उसमें यह है कि जो आइंस्टाइन जब आया तो आइंस्टाइन ने न्यूटन को ये गलत साबित कर दिया। उसने कहा ये कोई फोर्स नहीं है, उसने कहा कि जो ग्रेविटी है वो स्पेस एंड टाइम का एक फैब्रिक है। फिर उसके बाद रिसेंटली हमने मिशिओ काकू का इंटरव्यू सुना जिसमें वो ये कहता है कि ग्रेविटी कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो चीजों को जमीन के सेंटर की तरफ या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सेंटर की तरफ चीजों को अट्रैक्ट करे, बल्कि ग्रेविटी जो है ना वो स्पेस में होती है और वो चीजों को जमीन की तरफ दबाती है। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है यूट्यूब के ऊपर, कोई भी जाके मिचियो काको का ये जापानीज साइंटिस्ट है मिचियो काको। तो इसका इंटरव्यू जब आप देखेंगे ना ग्रेविटी के हवाले से, रिसेंट इंटरव्यू आया है, तो वो यही बात करता है कि आसमान की तरफ से जो है हमें पुश मिलता है। तो अच्छा, फिर ये कि ग्रेविटी जो है वो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हर चीज जो है ना वो नीचे की तरफ गिर रही है ना, तो वो ग्रेविटी की वजह से गिर रही है। अव्वल तो ये है कि यहाँ पे मैंने यही बात कर दी कि ग्रेविटी है क्या, ग्रेविटी फोर्स है। ग्रेविटी स्पेस एंड टाइम का फैब्रिक है। ग्रेविटी नीचे की तरफ से हमें खींचती है या स्काई स्पेस हमें पुश करता है। एक चीज ये हो गई, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सारी चीजें जमीन की तरफ नहीं आती हैं, कुछ चीजें आसमान की तरफ भी जाती हैं। हमारी नजर असल में जमीन की तरफ लगा दी गई है, जैसे कुरान पाक में है ना कि वो जमीन की तरफ झुके चले जाते हैं। तो ये हमें जो है वो झुकाने वाली बात है जमीन की तरफ। और
जमीन की तरफ हमें इस तरह से झुकाया गया है कि हमारी जो नजर और तवज्जो है वो उन चीजों की तरफ मरकूज कर दी गई है जो जमीन की तरफ आती हैं। जैसे न्यूटन के सिर पे एप्पल का गिर जाना, या हमसे कोई भी चीज गिरती है तो हमारे पैरों की तरफ गिरती है, आसमान की तरफ नहीं गिरती। लेकिन ये बात 100% रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हेलियम बलून्स गो अप, हीलियम बलून्स ऊपर की तरफ जाते हैं, वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ जाती है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ें ऊपर क्यों जा रही हैं, ये चीज़ें नीचे क्यों नहीं आ रही, और ग्रेविटेशनल जो लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ न्यूटन, तो वो हमें इन चीज़ों के बारे में कैलकुलेशंस क्यों नहीं देता जो ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रही हैं। और फिर बर्ड्स उड़ रहे हैं, और एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, तो ये हमें इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स क्यों नहीं मिलती ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर। तो मैं कहाँ पे बात कर रही थी? हाँ, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि हमें फिर ये जवाब मिलता है कि डेंसिटी की वजह से ये सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं। तो हम फिर ये कहते हैं, जो हम फ्लैट अर्थ को एक्चुअली मानते हैं, तो हमारा यही आंसर होता है कि हम भी तो डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। यानी कि हम जो चीज़ें नीचे आ रही हैं हम उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो चीज़ें ऊपर जा रही हैं हम उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी के जरिए। हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और क्योंकि इसके अंदर हमें डिटेल्स ही नहीं है कि कोई चीज़ अगर हीलियम बलून ऊपर जा रहा है तो हम उसको कैसे उसके ऊपर उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे उसके मोशन को ना। तो बहरहाल ग्रेविटी के बारे में बहुत सारी जो हैं वो डिटेल्स हैं जिनको मैं अभी इन शॉर्ट में कवर नहीं कर सकती। बहुत इसको शेयर करना पड़ेगा, सेशन अलग से कंडक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत डिटेल्स हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू यू हैव एनी मैप ऑफ फ्लैट अर्थ? ग्लिजन मैप के नाम से मैप है, आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, और वो 1959 या 58 तक का है ग्लिजन मैप, और वो अभी भी जो है वो यूज़ होता है। और जितने भी पायलट्स वगैरह हैं और जो मरीन जो मिशन होते हैं उनके अंदर भी फ्लैट अर्थ के मैप्स यूज होते हैं। और इसके अलावा मैं एक और मज़ीद डिटेल दे दूं, जब आप फ्लाइट्स के बारे में डिटेल्स निकालेंगे ना, तो फ्लाइट्स के बारे में जब आप डिटेल्स निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो एमरजेंसी लैंडिंग्स होती हैं तो वो किन एरियाज के अंदर होती हैं, ग्लोब के ऊपर वो कहाँ पे मेंशन है। तो जब आप वो देखेंगे ना इमरजेंसी लैंडिंग्स की डिटेल्स, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि ये तो बहुत ही इलॉजिकल है कि इतनी दूर जगह जाके इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, जबकि ये इमरजेंसी लैंडिंग तो फला एरिया में भी हो सकती थी। लेकिन जब आप फ्लैट अर्थ के ऊपर वही इमरजेंसी लैंडिंग को कंसिडर करके देखेंगे तो आपको उसकी लॉजिक समझ आ जाएगी। अच्छा, इफ योर थ्योरी इज करेक्ट देन हाउ द गूगल मैप कैलकुलेट द एग्जैक्ट डिस्टेंस इन स्फेरिकल अर्थ? देखें, कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात है कि इसको मैं इस तरह से एड्रेस करती हूँ कि जो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंसेस हो रहा है ना, वो देखें अर्थ का ही हो रहा है ना। मतलब फॉर एग्जांपल इसको इस तरह कहते हैं हम, मेरे पास कोई इस वक्त एग्जांपल ध्यान में नहीं आ रही है। जैसे कप है हमारे पास, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी जो मेजरमेंट है, तो वो कैसे हो रही होगी? मेजरमेंट एक ही तरीके से हो रही होगी ना, चाहे वो फ्लैट हो या फिर जो है वो अगर स्फेयर हो, क्योंकि स्फेयर के ऊपर वो मानते हैं कि भाई इतने लंबे डिस्टेंसेस को हम जो है वो स्ट्रेट लाइन से नहीं नापते, हम जियोडेसिक लाइन से नापते हैं, और ये वो इस तरह की चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि जब कर्व जो है वो हो जाए, कर्व प्रूव हो जाए। जब कर्व प्रूव हो जाएगा ना, तो ये सारी फिर कैलकुलेशंस जो है ना। अच्छा, फिर एक चीज ये भी तो है ना कि देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देना तो नहीं चाह रही थी अभी इक्लिप्सेस की एग्जांपल, लेकिन चले मैं दे देती हूँ। एक्सक्यूज मी, एक सवाल मैं इसमें बीच में कर लूं, अगर इसी से ही रिलेटेड। जी जी, कर ले। हाँ, इसमें मैं मेरी एग्जाम्पल, बस मेरे ध्यान में ये चीज थी कि अगर फ्लैट अर्थ है, फॉर एग्जांपल एक कॉर्नर पे अगर बिल्कुल आ रहा है आपके, लेट सपोज रशिया आ जी रहा है, दूसरे कॉर्नर पे बिल्कुल एंड पे आ रहा है अमेरिका। ठीक है, अगर हम अर्थ को अगर इस तरीके से डिवाइड करें फॉर एग्जांपल, तो लेकिन हम जब अगर राउंड अर्थ की बात करेंगे तो वो दोनों कंट्रीज बिल्कुल करीब करीब आ जाएंगी, क्लोज। तो वो डिस्टेंस उतना कम ही हो जाएगा बिल्कुल।
अगर हम इस तरीके से बात करेंगे कि नहीं जी फ्लैट अर्थ है, तो फिर वो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा दूर दूर शो होगा कि एक बिल्कुल एज पे दूसरी कंट्री दिख रही होगी, दूसरे एज पे दूसरी कंट्री आएगी। लेकिन जब हम ये कर्वेचर की बात करेंगे ग्लोब की फॉर्म में है, तो उसमें तो दोनों कंट्रीज फिर बराबर बराबर हैं, और एक्चुअल में भी डिस्टेंस फिर इतना ही रह जाता है कंट्रीज का, चाहे कोई सी भी कंट्रीज हो इस तरीके से। ओके, मैं इसका जवाब देती हूँ। मैंने ग्लेजियन मैप के बारे में अभी बात की। आप उस मैप को स्टडी करें इंशाल्लाह, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। दूसरी बात ये कि आप अवाम हैं, आपको राइट नहीं है सारी चीज़ों का सही जानना। हमारी गवर्नमेंट्स हमें उस तरीके से हर चीज़ के बारे में सही नहीं बताती। वो जो नैरेटिव अपना बिल्ड करना चाहती हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में डालना चाहती हैं, वो ही डालेंगी। अगर हमारी गवर्नमेंट्स हम लोगों को सही सही बता दें, तो आप स्पेस मिशन के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं उठा दें कि ये कैसे पॉसिबल है अगर ये इस तरह है। तो जैसे अभी आपने क्वेश्चन उठाया ना फ्लैट अर्थ के हवाले से, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको सही डिस्टेंसेस के बारे में पता चल जाए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिस्टेंसेस के ऊपर रिसर्च की है और उन्होंने अपनी रिसर्चेस शेयर की हैं कि ये जो हमें गूगल मैप्स के जरिए हमें डिस्टेंसेस दिखाए जाते हैं, जो मैप्स हमें दिखाए जाते हैं, वो इस तरह नहीं है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो फ्लैट अर्थर्स भी नहीं है एक्चुअली। उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है कि जो एरियाज जो हैं वो हमें बड़े बड़े करके कंट्रीज दिखाए जाते हैं ना, उनका एरिया इतना नहीं है एक्चुअल में। और जो हमें बहुत छोटे छोटे से कंट्रीज दिखाए जाते हैं ना, उनका एरिया कदरे बेहतर है, मतलब कदरे ज़्यादा है जो हमें बताया और दिखाया जाता है। तो सबसे अहम बात ये है कि हम ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं बताई जाती क्योंकि हम आवाम हैं, हमें राइट नहीं है इन चीज़ों को जानने का। क्योंकि अगर हमें थोड़ी बहुत इन चीज़ों के बारे में अकल आ गई ना, तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। काइंडली अब एक दफा कंफर्म कीजिएगा कि लिस्ट में कोई भी बंदे तो नहीं बैठे हुए पेंडिंग। मैं ज़रा ये चैट में क्वेश्चंस देख रही हूँ। आप मुझे होस्ट बना दें। क्या मुझे मैं क्या करके दूँ? आप होस्ट बना दें। आपको होस्ट बनाऊँ? ओके, मैं देखती हूँ कैसे करना है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। वो नेम आप पे क्लिक करेंगे। उमर जी भाई जी को होस्ट बनाना है ना मैंने? जी जी। मैं ढूंढ रही हूँ। मोहम्मद उमर है ना? मेक होस्ट। अच्छा, अभी ये जब क्लोज हो जाएगी तो हम उमर भाई के जूम लिंक पे रीस्टार्ट करेंगे, जो इनिशियली शेयर हुआ था फर्स्ट लिंक ना, उस पे सबने रिज्वाइन करना है। If the questions are finished, then we finish the meeting. But if there are more questions, then we'll have to continue. आई गेस 2 मिनट रहेंगे सिर्फ। Yes. अच्छा, चैट में मेरा कुछ मैं किसी और क्वेश्चंस क्वेश्चन हैं, अगर कोई करना चाहे तो फिर अस्सलाम कर लें वालेकुम। दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जो जिसमें मजाक उड़ाया जा रहा होता है कि जी अर्थ तो स्फेरिकल है, लेकिन मुस्लिम्स जो है वो जो खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, उनका जो डायरेक्शन है वो नहीं होता। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल लॉजिकल है ना। देखिए, हम जब खाना काबा की जब डायरेक्शन को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो जब आप वो मेथड देखेंगी ना किस तरह से हम अक्सर आ भी रहा होता है कि फलां डेट्स के ऊपर खाना काबा के बिल्कुल एन ऊपर होगा सन, और उसका हम शेडो देखेंगे किसी भी वर्टिकल चीज का, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चलेगी खाना काबा की। तो ये बिल्कुल लॉजिकल है। और फ्लैट अर्थ के अंदर ही तो हमें बिल्कुल हम स्ट्रेट खाना काबा को फेस करके नमाज पढ़े होते हैं ना। और बाकी आप खुद कंसिडर करें कि ग्लोब अर्थ के ऊपर हम हों, तो किस तरफ हम, मतलब फिर तो ये होना चाहिए, अगर ग्लोब अर्थ के ऊपर होना फिर तो हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। फिर तो जब हम राउंड राउंड घूम के कहीं ना कहीं फिर खाना काबा आ ही जाएगा ना, हमारी डायरेक्शन उस तरफ आ ही जाएगी ना, अगर इस चीज को हम इस तरह लेते हैं तो। चैट में एक और क्वेश्चन भी है कि अगर ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है तो रशियन तो नहीं मानते होंगे इसको। सॉरी, मैं क्वेश्चन नहीं समझी।
चैट में एक क्वेश्चन है, शायद मोहम्मद भाई ने किया हुआ है, कि अगर ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है तो रशियंस तो इसको नहीं मानते होंगे, मीन्स के रशियंस का वो जो क्लैश है, तो इस सूरत में फिर रशियंस की तरफ से कोई आवाज आनी चाहिए थी, तो वो हमने कभी नहीं सुनी। अच्छा, ओके ओके ओके, देखें, हर तरह के लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं वो बाइबल में मानते हैं, और बहुत सारी एक